गुड। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूलर बेस्ड टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं वेदर टू आइडेंटिफाई नोन म्यूटेशंस और अननोन म्यूटेशंस। अब नोन म्यूटेशन अननोन म्यूटेशन से क्या मुराद है? देखो, म्यूटेशंस दो तरह की होती हैं। ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं, ठीक है, यानी ये जो 6000 जेनेटिक डिसऑर्डर्स तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये जो डिसऑर्डर्स हैं, इनके पीछे जो म्यूटेशंस हैं दे ऑलरेडी नोन, ठीक है, कि जी किस जीन पे कौन से वाले न्यूक्लियोटाइड के ऑर्डर पे डिलीशन हो रही है, या इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है, या जो है वो पॉइंट म्यूटेशन हो रही है। तो ये जितनी भी ऐसी ऐसी म्यूटेशंस जो कि नोन है, ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर्स जिनकी म्यूटेशन नोन है, दैट आर कॉल्ड नॉन म्यूटेशंस। तो मॉलिक्यूलर जो बेस जितने भी मेथड्स हैं, वो नॉन म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जबकि ऐसी म्यूटेशंस जो अननोन है, ठीक है, जिनका नहीं मालूम कि एक्चुअली म्यूटेशंस है कहाँ पे, तो उनके लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के जो बेस मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी नोन के अलग मेथड्स हैं और अननोन म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के अलग मेथड्स हैं। अच्छा, इन मेथड्स को चूज करने से पहले जो है वो कुछ क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना होता है। उस क्राइटेरिया के अंदर जो दो तीन बातें हैं, वो पहली बात तो ये है कि आप जो म्यूटेशन डिटेक्ट करने जा रहे हो, या आप जो भी वट एवर वो म्यूटेशन आप न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो है वो डीएनए के ऊपर आइडेंटिफाई करने जा रहे हो, या जो है वो चेंज जो है वो आरएनए के ऊपर आइडेंटिफाई करने, डिपेंड्स, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सप्रेशन स्टडीज पे जाते हो तो ऑफ कोर्स आप आरएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन आपके पास क्या है ये देखा जाता है कि आप ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अपना न्यूक्लिक एसिड, या टिश्यूज से कर रहे हो, और नंबर ऑफ म्यूटेशंस। तीसरे जो क्राइटेरिया है वो ये देखा जाता है कि जी म्यूटेशन सिंगल जीन म्यूटेशंस हैं या मल्टीपल जीन म्यूटेशंस हैं, इट डिपेंड्स। तो ये तमाम कोई भी मेथड चूज करने से पहले देखा जाता है कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, स्पेसिमेन कौन सा है, और म्यूटेशन जो है वो कितनी है, ठीक है, और जो मेथड आप यूज कर रहे हो उसकी रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ते हैं ये मेथड्स कौन कौन से, तो उसमें बहुत सारी चीजें आगे डिस्कस होंगी। अच्छा, अब नॉन म्यूटेशन जितनी भी है, अब नॉन का मतलब क्या है? नॉन म्यूटेशन का मतलब ये है कि you already know actually what change has been happen on the DNA sequence। आपके जो भी जीन के ऊपर क्या चेंज आया है ना, क्या सीक्वेंस चेंज हुआ है, कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो चेंज हुई हैं, दैट इज नॉन म्यूटेशन का, आपको मालूम है। तो नॉन म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए जो आप एक बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक चीज़ की म्यूटेशन का हमें पता है, तो हम उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या बीइंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हम क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं? तो पहला जो नाम तुम्हारे जहन में आएगा वो पीसीआर का आना चाहिए। क्यों? पीसीआर वो ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के टारगेटेड रीजन्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने बहुत डिटेल में पीसीआर पहले पढ़ा है कि पीसीआर में हम क्या कर रहे होते हैं, कि हम क्या कर रहे होते हैं, जो टारगेटेड रीजन्स हैं जिनको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीसीआर को तुम देखो तो वो 1980 में डॉक्टर मलिस ने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था, इसमें इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और अगर पीसीआर के अंदर तुम देखो तो कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी इसीलिए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा होता है, टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉलीमरेज के अलावा, अगर देखो पीसीआर के अंदर, तो वो प्राइमर है। जो स्पेसिफिक आप टारगेटेड प्राइमर्स इस्तेमाल कर रहे होते हो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी एसेंशियल, इसके बगैर पीसीआर का रिएक्शन नहीं हो सकता। तो जनरली अगर तुम देखो नॉन म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो पीसीआर है। क्या मतलब है? जो भी म्यूटेशन आपको नॉन है, आप क्या करो, उसके अगेंस्ट, उस जीन के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन करो, और उस प्राइमर को आप क्या करो, फिर जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो उस टारगेटेड जीन को क्या कर लो, एम्पलीफाई कर लो, ठीक है। तो इफ म्यूटेशन इज देयर, वो टारगेटेड जीन एम्पलीफाई हो जाएगी कि तुम्हें
तूने जो प्राइमर है वो स्पेसिफिक म्यूटेंट प्राइमर इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। इस तरह नॉर्मल प्राइमर जो होते हैं नॉर्मल जीन के अगेंस्ट होते हैं, तो नॉर्मल जीन अगर तुम देखोगे तो वो भी एम्पलीफाई होगी यकीनन। दोनों की जो जो बैंडिंग पैटर्न्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब पीसीआर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर हैं वो यूज की जाती हैं नोड म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब पीसीआई के अंदर तुम्हें पता है कि टैक पॉलीमरेज भी तुम यूज़ कर रहे होते हो, उसके अलावा जो डायबल कैटाइड्स हैं आमतौर पर मैग्नीशियम, क्योंकि देखो मैग्नीशियम के बगैर जो है वो यू ऑलरेडी नो कि जी पॉलीमरेज की एक्टिविटी एक्चुअली डिपेंडेंट होती है मैग्नीशियम पे, यानी मैग्नीशियम इज एक्ट एज अ कोफैक्टर, कि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो पॉलीमरेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा डीएनटीपीज भी एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है पीसीआर का। और इसके अलावा जो टेम्परेचर्स हम सेट कर रहे होते हैं डीनेचुरेशन के, एनीलिंग के, और खासतौर पर एनीलिंग के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। जो मेल्टिंग टेम्परेचर है टीएम जो है उससे हमेशा हम कम रखते हैं 5 डिग्री। तो ये तमाम एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है वो पीसीआर के होते हैं बिफोर परफॉर्मिंग टू डिटेक्ट एनी म्यूटेशंस। तो जब हम पीसीआर परफॉर्म करें तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी आती हैं। आमतौर पे जो पीछे के प्रोडक्ट्स हैं वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर या पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये डिटेक्शन होती है जो है वो डिपेंड कर रही होती है साइज के ऊपर, कि जो साइज है वो प्रोडक्ट का आपका डीएनए का साइज क्या है इस पर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं नॉन म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। तो एक टाइप जो है वो पीसीआर की जो यूज़ हो रही होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है, ठीक है। आरटी पीसीआर भी हम इसे कह रहे होते हैं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर बेसिकली क्या है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली एंजाइम का नाम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो करता क्या है, वो क्या करता है, जो आरएनए का मॉलिक्यूल है, जो आरएनए होता है उसको क्या करता है, उसको सी डीएनए में या डीएनए में कन्वर्ट करता है। यानी जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है और उस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये आरएनए लेवल के ऊपर म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा होता है, यूज़ किया जा रहा होता है। किया क्या जाता है, सिंपली आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेल से, और आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेल से, या आरएनए टोटल आरएनए कह लो या मैसेंजर आरएनए कह लो, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि 85% से ज़्यादा तो मैसेंजर आरएनए होता है, अच्छा नहीं सॉरी, टोटल आरएनए जो है उसको क्या किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा होता है, और मैसेंजर आरएनए या मैसेंजर आरएनए भी होता है। अब टोटल के अंदर तीनों आ गए, मैसेंजर भी आ गया, राइबोसोमल आरएनए भी आ गया, ट्रांसफर आरएनए भी आ गया। तो ये जो टोटल आरएनए होता है इसको बेसिकली क्या किया जा रहा होता है, इसके साथ जो है वो कुछ रैंडम प्राइमर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ठीक है। ये जो प्राइमर्स होते हैं ये यूनिवर्सल प्राइमर्स होते हैं, ये यूज़ किए जा रहे होते हैं। ये क्या करते हैं कि इस एमआरएनए को क्या कर रहे होते हैं, अच्छा अब होता हो क्या रहा होता है कि ये बेसिकली जो आरएनए है इसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है सीडीएनए में। ये कैसे किया जा रहा होता है, रैंडम प्राइमर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये जो रैंडम प्राइमर्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो मैसेंजर आरएनए है टोटल आरएनए उसको कन्वर्ट कर देते हैं सीडीएनए के अंदर, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर के अंदर ऐसा क्यों किया जा रहा होता है, एक्चुअली इसकी दो रीजंस होती हैं। एक तो ये कि जो आरएनए होता है वो इज अ वेरी लेस स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। आरएनए बहुत ही लेस स्टेबल होता है। नहीं, आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, रिकॉर्डिंग इज ऑन। अच्छा, ये जो आरएनए होता है एक्चुअली लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसको जो है वो क्या किया जा रहा होता है,
इसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है cDNA में। और दूसरी बात ये होती है कि जब हमें उसको विजुलाइज करना होता है जेल के ऊपर, तो हम आरएनए को विजुलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आरएनए के जो जो बाइंडिंग पैटर्न्स होते हैं दे आर वेरी वेरी फाइन, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली कि आप डायरेक्टली जो है वो आरएनए को एक्सट्रैक्ट करो और उसको उसमें म्यूटेशन डिटेक्ट कर लो। तो हमें इसको सीडीएनए में कन्वर्ट करना ही होता है, ठीक है। तो सीडीएनए में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि ये इट बिकम्स स्टेबल और इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी साइकिल बताई हुई है, क्या होता है कि फर्स्ट इसको यूनिवर्सल प्राइमर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये ओलिगोडिटीज बेसिकली क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट करते हैं सीडीएनए में यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, इसको कन्वर्ट करा रहा होता है सीडीएनए में। देन इसका पीसीआर किया जाता है, ठीक है। अब फोर्स फर्स्ट साइकिल में आपको 2 कॉपीज ही मिलेंगी, और उसके बाद जब हम एम्पलीफाई करेंगे तो आपको मल्टीपल कॉपीज एक ही सीडीएनए की, वो जो सीडीएनए आपने एमआरएनए से बनाया है उसकी आप मल्टीपल कॉपीज क्या कर सकते हो, थ्रू पीसीआर क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो पीसीआर की टेक्निक है वो यूज़ की जाती है, वो बेसिकली कहलाती है मल्टीप्लेक्स पीसीआर, ठीक है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लेक्स पीसीआर का मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल उसके अंदर आप जो है वो जीन्स को इन अ सेम रिएक्शन ट्यूब क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जो हम कन्वेंशनल पीसीआर करते हैं, अगर उसमें तुम देखो तो हम उसमें एक वक्त में एक ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल जो है, एक प्राइमर का सेट हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल पीसीआर में क्या हो रहा होता है, अगर तुम देखो हम क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ एक, अगर हमें हमें अगर कोई एक जीन एम्पलीफाई करनी तो हम क्या करेंगे, एक ही ट्यूब में जो सैंपल लेंगे डीएनए आरएनए का एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें हम सिर्फ एक प्राइमर सेट यूज़ करेंगे, इसी ट्यूब में हम दूसरा प्राइमर सेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें एक अलग ट्यूब बनानी पड़ेगी, तीसरी जिनको डिटेक्ट करने के लिए अलग करनी पड़ेगी, चौथी के लिए अलग। मल्टीप्लेक्स पीसीआर का फायदा क्या होता है कि आप एक ही ट्यूब में मल्टीपल जीन्स को क्या कर सकते हो, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। या सैंपल से मुराद ये डिफरेंट जीन्स है, ठीक है। ये सैंपल से मुराद पेशेंट सैंपल नहीं कि चारों सैंपल एक ही में मिला दिए, ये बेसिकली डिफरेंट जीन्स हैं। आप एक ही रिएक्शन ट्यूब के अंदर क्या कर सकते हो, वो डिफरेंट जीन्स हैं, डिफरेंट टारगेटेड जीन्स हैं, डिफरेंट म्यूटेटेड जीन्स हैं, उनको क्या कर सकते हो आप जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी होगा क्या कि मल्टीप्लेक्स पीसीआर में होगा ये कि तमाम के तमाम जो प्राइमर्स हैं, वो तमाम के तमाम प्राइमर्स एक ही ट्यूब में एक ही कंडीशन पे सेम टेम्परेचर पे ऑप्टिमाइज किए हुए होंगे। यानी एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है ना वो मल्टीप्लेक्स पीसीआर की, वो ये होती है कि ये क्योंकि एक ही ट्यूब में परफॉर्म हो रहा होता है, तो एक ही ट्यूब में आपको 4 जीन्स को एम्पलीफाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि एक ट्यूब का टेम्परेचर तो सबका सेम ही होगा ना। इसका मतलब है कि जब आप टेम्परेचर कैलकुलेट करते हो तो ये चारों जीन्स का एनीलिंग टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए है, ठीक है। देखो अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो फिर एक ही ट्यूब में रिएक्शन में आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और बहुत मतलब इतना आसान नहीं होता है इसको कि एक ही ट्यूब के अंदर आप 4 डिफरेंट चीज़ को साइमल्टेनियसली क्या कर सको, एम्पलीफाई कर सको। बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आप एक ही ट्यूब के अंदर जो है वो क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा जिनको क्या कर सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट पेयर ऑफ प्राइमर। जो प्राइमर के पेयर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ट्यूब जो है वो बेसिकली वो एक ही होगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। मल्टीप्लेक्स मल्टीप्लेक्स में कोई पूछना तो नहीं है? अच्छा जी, एक और पीसीआर टेक्निक है जो यूज हो रही होती है,
एक और पीसीआर है, टेक्निक है जो म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है, उसे हम नेस्टेड पीसीआर कहते हैं। अच्छा, अब नेस्टेड पीसीआर बेसिकली क्या होता है? नेस्टेड पीसीआर में होता क्या है कि हम करते ये हैं कि जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इसमें हम जैसे नॉर्मली हम पीसीआर का एक रिएक्शन रन करते हैं, यानी पीसीआर हमने हमने क्या किया, अपना सैंपल डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है अपनी रिएक्शन मिक्स बनाया, रिएक्शन मिक्स में हमने प्राइमर साइड ऐड किया, डीएनटीपीज ऐड किए, टैक पॉलीमरेज ऐड किया और बफर ऐड किया, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड किया, और देन जो डीएनए स्ट्रेन है, जो सैंपल है वो ऐड कर दिया, और उसको हमने क्या कर दिया, थर्मोस्टेट जो थर्मोसाइक्लर है उस पर उस पर्टिकुलर कंडीशंस में रख दिया। ठीक है, तो ये तो बेसिकली एक रन कहलाता है, ठीक है ना, सिंगल पीसीआर रन कहलाता है। नेस्टेड पीसीआर में हम बेसिकली दो पीसीआर कर रहे होते हैं। क्या मतलब है? अब ये जो हमने एक रिएक्शन किया है कि हमने अपना डीएनए सैंपल ऐड करने के बाद तमाम रिएक्शन मिक्स जो कंपोनेंट्स हैं पीसीआर के वो ऐड करने के बाद हमने थर्मोसाइक्लर पे इसको रन किया, दिस इज वन रन। ठीक है, ये एक रन होगा पीसीआर का। नेस्टेड पीसीआर में ऐसे दो सक्सेसिव रन्स किए जाते हैं, मतलब दो दफा पीसीआर को रन किया जाता है। कैसे किया जाता है दो दफा, और उसका क्या फायदा होता है दो दफा रन करने का? होता ये है कि आप क्या करते हो, पहला जो पीसीआर रन करते हो आप उसमें जो पीसीआर प्राइमर यूज करते हो वो यूनिवर्सल पीसीआर प्राइमर यूज करते हो। क्या मतलब यूनिवर्सल? फॉर एग्जांपल अच्छा, जो पहला वाला पीसीआर रन करते हो इसमें जो है वो प्राइमर डिफरेंट इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली यूनिवर्सल मैंने गलत कहा, एक्चुअली दो डिफरेंट प्राइमर के सेट यूज किए जाते हैं। यानी पीसीआर वन में एक अलग प्राइमर का सेट यूज किया जाता है, जबकि पीसीआर का जो रिएक्शन टू किया जाता है यानी दोबारा पीसीआर किया जाता है, यानी जो पोस्ट पीसीआर प्रोडक्ट आती है फर्स्ट रन की उसको दोबारा पीसीआर किया जाता है, तो उसके लिए प्राइमर का सेट जो है वो डिफरेंट इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में क्या हो रहा होता है? अब फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका फॉर एग्जांपल जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब फर्स्ट रन में आप क्या करोगे, आप करोगे ये कि अब टेक्निकली अगर तुम देखो तो इसका प्राइमर तो यहाँ से डिजाइन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इसका रिवर्स और यहाँ से यहाँ तक इसका फॉरवर्ड प्राइमर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि प्राइमर जो डिजाइन किया जाता है, प्राइमर वन का जो सेट इस्तेमाल किया जाता है वो इस स्पेसिफिक नहीं होता इस जीन के साथ। वो बेसिकली प्राइमर का सेट वन जो होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा। क्या मतलब? इस जीन ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा ब्रॉड होगा। जो भी प्राइमर सेट वन यूज किया जाएगा वो स्पेसिफिक टू जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा बल्कि उससे ब्रॉड होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि वो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन के मुकाबले में रिलेटिवली वो थोड़ा सा उससे उसकी पोजीशन फार्थर होगी, ठीक है, और ब्रॉड होगी। अच्छा, अब होगा क्या इस नतीजे में? जब पीसीआर रन किया जाएगा तो यकीनन इस वाले सेट जो प्राइमर सेट वन के साथ किया जाएगा तो उसमें जो पहली पीसीआर प्रोडक्ट आएगी उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद होगा, ठीक है ना भाई, वो भी एम्पलीफाई होगा क्योंकि प्राइमर का सेट आपने ऐसे डिजाइन किया, जो इसको आप जो प्राइमर सेट वन है वो आपने ब्रॉडली जो है वो डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपके जो है वो डिफरेंट जो उससे जो फार्थर रीजन है वो भी आ रहे हैं, तो यकीनन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा होता है, ठीक है। अब सेकंड पीसीआर में क्या होता है? सेकंड पीसीआर में अब जब फर्स्ट पीसीआर का रिजल्ट आता है तो जो पोस्ट एम्पलीफाइड पीसीआर प्रोडक्ट आती है उसमें क्या किया जाता है, उसको जो है वो सेकंड पीसीआर से गुजारा जाता है। तो सेकंड पीसीआर में क्या किया जाता है कि डिफरेंट सेट ऑफ प्राइमर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो प्राइमर सेट इस्तेमाल किए जाते हैं दैट आर स्पेसिफिक टू योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है बिल्कुल उसके स्पेसिफिक जो है वो प्राइमर्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब जब इसके स्पेसिफिक प्राइमर्स को यूज किया जाता है तो उसके नतीजे में होता क्या है, आपके पास जो प्रोडक्ट आती है सेकंड पीसीआर के नतीजे में दैट प्रोडक्ट इज प्योर, ठीक है। उसमें किसी किस्म का जंक डीएनए होने का जो है वो चांस नहीं होता, बल्कि ये इज अ वेरी प्योर प्रोडक्ट यू गेट, ठीक है। खास तौर पे ये जो नेस्टेड पीसीआर है ये आम तौर पे जब आपके पास जो सैंपल है वो काफ़ी लो क्वांटिटी में होता है, यानी जब आपके पास जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लो कॉपी नंबर में होता है, तो आम तौर पे ये जो नेस्टेड पीसीआर है ये उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है
क्या मतलब है कि आप एक अलग प्राइमरी साइट 1 अलग इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बॉर्डर रीजन में तमाम को एम्पलीफाई कर रहा है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को तो कर ही रहा है, ब्रॉडरली कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा होता है कि सेकंड पीसीआर हम रन कर रहे होते हैं। सेकंड पीसीआर के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेसिफिक प्राइमर क्या करता है, जो स्पेसिफिकली आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या कर रहा होता है, एम्पलीफाई कर रहा होता है। यानी जो फाइनल पीसीआर प्रोडक्ट आती है, इट इज अ प्योर पीसीआर प्रोडक्ट। और आमतौर पे जब आपके पास लो कॉपी नंबर में होता है डीएनए या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो आप क्या करते हो, नेस्टेड पीसीआर जो है वो कर रहे होते हो म्यूटेशन डिटेक्शन के लिए। एक और इसका कह लो कि एक और इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। अब ये फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर्स है, देखो ये आउटर रीजन में है, मतलब कि ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, ठीक है। ये आपका टारगेट डीएनए है, ठीक है। ये जो फर्स्ट एम्प्लीकॉन आएगा यानी फर्स्ट पीछा प्रोडक्ट आएगी, उसके बाद आप सेकंड सेट ऑफ प्राइमर इस्तेमाल करोगे, वो इस बेसिकली स्पेसिफिक होगा, यानी इनर रीजन की स्पेसिफिक होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, आपकी स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन करेगा सिर्फ टारगेटेड डीएनए की, ठीक है। आई होप कि यहाँ समझ में आया होगा। अच्छा, एक और जो पीछा की टाइप है जो यूज हो रही होती है म्यूटेशन डिटेक्शन के लिए, उसे हम कह रहे थे आर्म्स पीसीआर, यानी एम्पलीफिकेशन रिफ्रैक्टरी म्यूटेशन सिस्टम। इसे हम अलील स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन भी कह रहे होते हैं। आमतौर पे ये जो अलील स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन होती है, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर पॉइंट म्यूटेशन की डिटेक्शन के लिए ना। आमतौर पे जो स्मॉल डिलीशंस होती हैं, जो पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, हम उसकी डिटेक्शन के लिए जो है वो आर्म्स पीसीआर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी करते कैसे हैं आर्म पीसीआर। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम इसमें करते ये हैं, हम इसके अंदर बेसिकली दो कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस कर रहे होते हैं। यानी ये कह लो कि हम इसके अंदर दो सेट्स ऑफ रिएक्शन हम यूज कर रन कर रहे होते हैं। यानी एक ही जीन के अगेंस्ट हम दो डिफरेंट रिएक्शंस रन कर रहे होते हैं। एक वो रिएक्शन होता है जो कि म्यूटेटेड जीन के अगेंस्ट होता है, और दूसरा जो है वो नॉर्मल जीन के अगेंस्ट हम रिएक्शन क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स दोनों के लिए जो प्राइमर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्निप है, ये कलील है। अब स्निप बेसिकली क्या है, हम इसको डिटेक्ट करना, ये क्या है कि एक ही जगह बेसिकली ए रिप्लेस हो गया विद द जी, यानी एडेनिन रिप्लेस हो गया विद द गुआनिन। तो दिस इज अ बेसिकली क्या, ये पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक एलील पे जो है वो ए मौजूद है, जबकि जो दूसरे एलील है उस पर जी है, यानी इसके लिए हमें दो डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो रन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक रिएक्शन जो डिजाइन किया जाता है उसमें प्राइमर का सेट ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो इस पॉइंट म्यूटेशन को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। जबकि दूसरा जो रिएक्शन रन किया जाता है उसके अंदर जो प्राइमर सेट किया जाता है वो नॉर्मल जो जीन के प्राइमर होता है वो यूज किया जा रहा होता है। अब इसके नतीजे में होता क्या है कि अगर जो है वो पीसीआर प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, ठीक है, विद रिएक्शन ए के अंदर अगर आपको पीसीआर प्रोडक्ट नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल, अब यकीनन इनका साइज वेरी कर रहा होता है। जब एम्पलीफिकेशन होती है तो जो बैंडिंग पैटर्न्स हैं, जो बैंड साइज है, जो प्रोडक्ट साइज है वो वेरी कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइज आपको नजर आ रहा होता है वो फॉर एग्जांपल अगर म्यूटेशन है तो दैट इज द प्रोडक्ट साइज इज 200 बेस पे, जबकि अगर नॉर्मली जो नॉर्मल एली होता है उसके अंदर ये म्यूटेशन, ये जो साइज होता है एम्पलीफिकेशन के नतीजे में प्रोडक्ट का, वो 300 बेस पे होता है, ठीक है। तो जब इसको जब रन किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, तो तुम्हें ये दोनों बैंडिंग पैटर्न्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो अगर 200 बेस पे का नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि तुम्हें जो है वो डिफरेंट बैंड साइज जो है वो नजर आ रहा होता है। यानी अगर तुम इसको अगर
कलेक्टिवली इसको रन करो तो तुम्हें ये टोटल 500 बेस पेयर बनता है। 300 बेस पेयर नॉर्मल अलील का हो गया, और जो 200 बेस पेयर है वो जो म्यूटेशन है, जो पॉइंट म्यूटेशन है उस अलील का हो गया। तो आम पीसीआर के अंदर आप जो है वो क्या कर रहे होते हो, आइडेंटिफाई कर रहे होते हो पॉइंट म्यूटेशंस को। इसकी कॉमन मिसाल है कि जो GJB2 जीन है बेसिकली हेयरिंग लॉस में इन्वॉल्व होती है। सर 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 ये वाली जो भी आपने समझाई है ए और जी वाला, ये कुछ समझ नहीं आया कि इसकी 200 बेस पेयर होते हैं या 300 बेस पेयर्स होते हैं। ये दोबारा रिपीट कर देंगे, कुछ मैं भी बीच कर, में से समझ नहीं आया था। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है मैं दोबारा करता हूँ उसको रिपीट। अच्छा देखो, मैं इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होता क्या है कि ये जो आर्म पीसीआर है ना, एम्पलीफिकेशन रिफ्रैक्टरी म्यूटेशन सिस्टम, तो इसमें होता क्या है कि इसको हम अलील स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं। देखो अलील क्या होती है, अलील जो है वो किसी भी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को कहते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म से क्या मुराद है, अब अगर तुम देखो हम जितने भी लोग हैं नॉर्मली हम किसी भी जीन के जो है वो एक से ज्यादा वर्जन्स कैरी करते हैं, करते नहीं करते। एक हमारा पूरा जीन ऑफ सेट्स आ रहे हो, जीन के जो सेट्स आ रहे होते हैं फ्रॉम पैटर्नल आ रहे होते हैं, वन फ्रॉम मैटर्नल आ रहे होते हैं, ठीक है। और इन सम केसेस हमारे पास एक ही जीन के दो से ज्यादा अलील्स भी होते हैं, मल्टीपल अलील्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर अलील के ऊपर, यानी जितने भी आपके अलील हैं, यानी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जीन की, जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उन तमाम अल्टरनेटिव फॉर्म पर म्यूटेशन हो, ठीक है। ये बात यहाँ समझ में आई कि अलील बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब हम जो डिटेक्ट करने जा रहे हैं वो पॉइंट म्यूटेशन डिटेक्ट करने जा रहे हैं। क्या मतलब है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये दो बेसिकली डिफरेंट अलील्स हैं, ठीक है। अब हम अगर इसमें पॉइंट म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हम करेंगे क्या कि हम ये करेंगे कि अब क्योंकि अलील मैंने बताया अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक अलील पर म्यूटेशन हो। सिर्फ इस अलील पे तुम्हें नजर आ रही है कि यहाँ पे ये बेसिकली ए जी को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, ए जी को रिप्लेस कर रहा है। अब जो दूसरी अलील है वो जरूरी नहीं है कि उस पर भी जो है वो जो है वो ए जो है पॉइंट म्यूटेशन हो गई है, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई उसके ऊपर जो नॉर्मल पैटर्न है वो जी है, ठीक है ना। नॉर्मली जी होना चाहिए था, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन हो गई तो ए आ गया, ठीक है। अब मैंने ये कंसीडर किया कि ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, ये एक अलग फॉर्म ऑफ जीन है, यानी अलील्स है। अब क्या किया जाता है, दो डिफरेंट रिएक्शंस रन किए जाते हैं, यानी आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक अलग सेट ऑफ प्राइमर आप यूज करोगे फॉर डिटेक्टिंग दिस पॉइंट म्यूटेशन। क्या मतलब है, अब अगर यहाँ पे ए रिप्लेस है तो जो तुम प्राइमर डिजाइन करोगे उसकी डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू दिस म्यूटेशन होगी, ठीक है। यानी ये जो प्राइमर तुम डिजाइन करोगे ये अकॉर्डिंग टू दिस स्नेप होगा, ठीक है। जब जो कि एक ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है, ये एक अलग रिएक्शन चल रहा है, ये एक अलग रिएक्शन है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे अलग सेट ऑफ प्राइमर है, यहाँ पे अलग सेट ऑफ प्राइमर है। ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन किया गया है जो इस म्यूटेशन को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अगर ये म्यूटेशन है तो इट विल डिटेक्ट दिस म्यूटेशन, ठीक है। इस तरह से दूसरे रिएक्शन में जो नॉर्मल प्राइमर्स हैं जो यूज किए जाते हैं नॉर्मली, वो प्राइमर्स यूज किए जा रहे हैं रिवर्स से फॉरवर्ड, बिकॉज देयर इज नो म्यूटेशन हियर, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब होता ही है इस रिएक्शन के अंदर कि जब इसको फर्दर इसको रन किया जाता है तो देखो जब यहाँ पे डिफरेंट आप प्राइमर सेट यूज करते हो म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट एम्पलीफाई होके बनती है, इस प्रोडक्ट का साइज इस प्रोडक्ट के साइज से वेरी करेगा। बिकॉज हम पीसीआर के प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं
हम किस पे डिटेक्ट करते हैं? जेल के ऊपर रन कर रहे होते हैं। अब जेल के ऊपर रन करने का मतलब क्या होता है? जेल के ऊपर रन करने का मतलब ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द डीएनए हम क्या करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हम उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई साइज की बेसिस पे हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना उतना स्लो मूव करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के नतीजे में। जितना स्मॉलर साइज होता है वो उतना फास्टेस्ट मूव करता है। ठीक है। अब अगर तुम्हें मुझे नहीं पता था कि तुमने देखा है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तुमने रिजल्ट देखा है तो तुमने देखा होगा वहाँ पे इस तरह के कुछ बैंडिंग पैटर्न्स आते हैं, इस तरह से बैंड्स आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सैंपल फॉर ए एलील है, ये सैंपल फॉर जो जी एलील है उसके लिए है। अब ये जो बैंड जाते हैं ना, बेसिकली ये बैंड्स की, इनको हम कैसे रीड करते हैं? इनको हम रीड करने का मतलब ये होता है, मैंने बताया साइज की बेस पे रीड करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बैंड यहाँ पे आ रहा है इसका साइज क्या है? ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लैडर सीक्वेंस रन करते हैं। लैडर का मतलब क्या होता है? लैडर के अंदर मल्टीपल डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, डिफरेंट बैंड दे रहा होता है। क्या मतलब है? वो ये बता रहा होता है कि भाई ये पहला वाला बैंड जो है वो 100 बेस पेयर का है। ठीक है। ये दूसरा वाला बैंड जो है वो 300 बेस पेयर्स का है। ठीक है। और ये चौथा वाला ये 500 बेस पेयर्स का है। तो ये बेसिकली डिफरेंट जो लैडर होता है, लैडर सीक्वेंस होता है, हमें बताता है कि आपका जो बैंड साइज है वो क्या है। हम क्या करते हैं, जब हम ये दोनों रिएक्शंस को रन करते हैं, डिफरेंट एलील्स को रन करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि दोनों का बैंडिंग पैटर्न्स, जो बैंडिंग साइज है, जो बैंड साइज है वो क्या है। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे म्यूटेशन है और आपको बैंड नजर आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन है ए पे और तुम्हें यहाँ बैंड नजर आ रहा है, तो यकीनन उसका कोई ना कोई साइज होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ये नॉन म्यूटेशन है। यू ऑलरेडी नो कि जी अगर ए पे अलील पे, एक अलील पे म्यूटेशन है और ए पे म्यूटेशन है, तो उसका साइज हमेशा कितना होना चाहिए? 200 बेस पेयर होना चाहिए। इस तरह अगर नहीं है तो 300 होना चाहिए। तो यू विल सी हेयर कि जी ये यहाँ पे 200 बेस पेयर पर जो है वो मौजूद है। ठीक है। इसी तरह से जो जी एलील है वो 300 बेस पेयर पर मौजूद है। तो इस तरह से क्या किया जा रहा होता है, इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है, इस म्यूटेशन को। ठीक है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? अभी भी नहीं आई? चलो ठीक है, सना आ गई समझ। जी सर, समझ आ गई। सही है। ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगेन मेरा जो मीटिंग टाइम है वो दोबारा ख़त्म होने वाला है 2 मिनट में। ठीक है। तो मैं जो है फिर वो एक मिनट रुक जाओ। एक तो ये जूम जो है ना वो बहुत ही तंग करता है, अगली दफ़ा तो उसी पे क्लास लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ तक आर्म्स पीसीआर तक। अच्छा, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई सवाल करना है किसी ने तो पूछ लो। मैं यहाँ आर्म्स पीसीआर तक इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है। और आर्म्स पीसीआर तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि ये टाइम मेरा ख़त्म होने वाला है। ये फिर दोबारा मीटिंग जो है वो एंड कर देगा जूम। और मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को बता दूंगा कि वेदर वी विल गो फॉर जी गूगल मीट पे जाते हैं या मैं रिकॉर्डेड तुम्हें दूँ। ठीक है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है, मैं यहाँ तक इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आर्म्स पीसीआर तक। तो आर्म्स पीसीआर तक अगर कोई सवाल है तो बता दो। ये स्लाइड्स में तुम लोगों को दे दूंगा। मैं आज ये भी ईमेल कर देता हूँ तरीन को, तो तुम उसको देख लेना। ठीक है। तो अगर कोई सवाल है तो बता दो, वरना मैं फिर यहाँ इसको स्टॉप कर रहा हूँ। सर वो जो एक सेशन था जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, तो वो उसका क्या होगा? अब वो मैं उसको कर दूंगा रिकॉर्ड, या तो मैं करके उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके तो मैं दे दूंगा। ठीक है। और अगर नहीं हो सका तो फिर तुम उसको, वैसे जो जिन्होंने लिया है उनको तो पता है, वो पीपीटीज हैं। या हम लास्ट में ये कि एक दफ़ा देख लेंगे उसको दोबारा से। पहले की रिकॉर्डिंग में सही भेज है। देता हूँ तो मैं तहरीम में अगर तुम्हें सेंड कर दूँ पहले की रिकॉर्डिंग, तुम कैसे सेंड करोगे इन लोगों को? मैं यूट्यूब पे बना दूँ, चैनल बना के डाल दूँ, या क्लाउड पे तुम्हें दे दूँ? सर जैसे आपको सही लगे। चलो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि उसको यूट्यूब के चैनल पे बना के कर देता हूँ, ताकि फिर वो सिर्फ एक लिंक होगा, तुम जाके लिंक पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। तो मेरे ख्याल ज़्यादा आसान सही होगा। है, ठीक है सर।
ठीक है, मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में बना के ना वो दे देता हूँ, फिर तुम उस लिंक पे देख लेना। बाकी मैं देखता हूँ इसको, मैं आज भी जाऊँगा यूनिवर्सिटी, मैडम से डिस्कस करता हूँ कि ये थोड़े इश्यूज आ रहे हैं इसके साथ। तो अब या तो इसको फिर हम रिकॉर्डेड पे ले जाएं या फिर वो गूगल मीट पे चले जाएं। मैं इंशाल्लाह तुम्हें एक दो दिन में बता दूंगा कि इसको फर्दर गूगल मीट पे जाना है या इस पे करना है। ठीक है, यहाँ तक कुछ सवाल करना है तो बता दो, ठीक है, वरना मैं एंड कर रहा हूँ सेशन। नहीं सर, अब तक तो कोई सवाल नहीं। थैंक यू ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो सही है, सर। चलो ठीक।